जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चनों के साथ साथ उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। आज की प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में देख सकते हो, आज हम इनके साथ साथ बहुत सेलेक्टेड फैक्ट भी लेकर आए हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आपका ऐसा है जो नेपाल के साथ आपका सीमा साझा नहीं करता। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए नेपाल के साथ सीमा साझा कौन करता है। तो नेपाल के साथ आपके 7 जिले सीमा साझा करते हैं। उनमें से ऐसा कौन सा जिला ऐसा है इन चारों विकल्पों में से जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो मेरे प्यारे साथियों, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता यानी कुशीनगर आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जब कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता तो कौन कौन से ऐसे हैं जो नेपाल के साथ साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ मेरे प्यारे साथियों आपके उत्तर प्रदेश के 7 जिले आपके क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला हो जाएगा आपका पीलीभीत। पीलीभीत जो होता है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा जिला है आपका लखीमपुर खीरी, आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा है आपका बहराइच, आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। श्रावस्ती हो जाएगा चौथा जिला। पांचवा जिला है आपका बलरामपुर। छठा जिला है आपका सिद्धार्थनगर और सातवां जिला है आपका महाराजगंज। तो इसके लिए एक आपकी ट्रिक भी होती है, ट्रिक को ध्यान से पढ़िएगा। ट्रिक है आपकी पीली खीर बची श्री राम बलराम सिद्धार्थ महाराज के लिए। क्या है? पीली खीर बची, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक है पीली खीर बची श्री राम सिद्धार्थ महाराज के लिए। यानी पी से पीली खीर, यानी पी से आपकी पीलीभीत, खी से आपकी लखीमपुर खीरी, बची मतलब बहराइच, और आपकी श्री यानी श्रावस्ती, और बलराम किसके? श्री राम यानी बलरामपुर, और सिद्धार्थ नगर और आपका महाराज के लिए यानी महाराजगंज। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप नेपाल से लगने वाले 7 क्या है आपके जिलों की ट्रिक यह है, ये आप इन 7 के 7 जिलों को याद कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, यानी रिकेट्स होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी विटामिन की कमी के कारण आपका बच्चों में सूखा रोग होता है। तो बच्चों में जो सूखा रोग होता है वह आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है, आपको पता होना चाहिए, यानी विटामिन डी इसमें आपका सही जवाब होगा। तो बात करते हैं विटामिन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कई बार आपके विटामिन और उनके रासायनिक नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और उनके रोग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक एक को हम याद कराएंगे। पहले जो याद करेंगे, पहले हम रासायनिक नाम को याद करेंगे, फिर उसके बाद जो याद करने वाले हैं आपके रोग के। जैसे पहला है आपका विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपका रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। उसके बाद विटामिन विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? आपका थाइमिन है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन आपका क्या है? विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। और इसी प्रकार विटामिन सी का आपका बायोटीन हो जाएगा। विटामिन 9 की बात करें तो फिलिक आपका फोलिक एसिड क्या है? विटामिन बी 9 का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो फोलिक एसिड। विटामिन सी की बात करें तो एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी को क्या करते हैं? आपका केलिसफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? टोकोफेरोल। और विटामिन के का नाम हो जाएगा आपका फ्लोक्लोविनोन। तो ये क्या थे? आपके कुछ विटामिन थे और उनके रासायनिक नाम थे। बात करते हैं जैसे रतौंधी रोग। तो रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी रोग होता है। बात कर लेते हैं विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी के कारण आपका बेरी बेरी रोग होता है।
विटामिन बी 2 की बात करें तो त्वचा का फटना जो होता है विटामिन आपका या फाना जो होता है आपका विटामिन बी 2 की कमी के कारण होता है। बात करते हैं बालों का गिरना या बालों का झड़ना जो होता है आपका विटामिन बी 7 की कमी के कारण होता है। जो आपके बाल गिरने लगते हैं वे आपके विटामिन बी 7 के कारण गिरते हैं। एनीमिया रोग की बात करें तो विटामिन बी 9 के कारण होता है। स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स या सूखों में बच्चा रोग जो बच्चों में सूखा रोग होता है डी की कमी के कारण होता है। जनन आपकी शक्ति का कम होना ये आपका विटामिन ई की कमी के कारण होता है। रक्त का थक्का न बनना ये आपका विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो ये मेरे प्यारे साथियों कुछ आपके विटामिन दिए थे और उनसे संबंधित आपके रोग दिए थे जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इतना आपके बारे में पता होना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था है। तो बात कर रहे हैं 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वह है आपका सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। तो जनसंख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनके अगर आप अपने कोचिंग पर पढ़ने वाले, अपने साथ के पढ़ने वाले आपके जो बच्चों से पूछ लेते हो तो उनकी बोलती बंद कर दोगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन का पता नहीं होता, अगर आप क्वेश्चन पूछ लोगे आज ही जाकर पूछ लेना कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो अधिकांश बच्चों को पता नहीं होगा कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य नहीं था या क्या था। तो आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का अधिकांश बच्चों को पता नहीं होता और इस गलत भी कराएंगे। तो आप पूछ लेना, किसी भी बच्चे से पूछ लेना, आपको पता नहीं होगा, इसका पता नहीं होगा। तो आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बात करते हैं 10 के वृद्धि बहुत पूछी जाती है, तो 17.72% आपकी इसमें दशक की वृद्धि हुई थी। बात करते हैं आपकी इसकी शुरुआत किसने की थी? जो आपकी 2011 की जनगणना की शुभारंभ किसने किया था? तो आपका गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने क्या किया था? आपका क्या 2011 की जनगणना का शुभारंभ किया था। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के जो आपकी 2011 की जनगणना थी उसमें कितने सवाल पूछे गए थे? तो उसमें आपके 29 सवाल पूछे गए थे। बात करते हैं भारत में जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में 1872 में पहली जनगणना हुई थी जिसे लॉर्ड मेयो द्वारा आपका चालू किया गया था। बात करते हैं भारत में पहली आधिकारिक जनगणना आपकी 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनके बारे में अधिकांश बच्चों को पता। आपका अगला क्वेश्चन है वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिनका अर्थ है 7 नदियों द्वारा आपका अपवहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी थी, इसका आपका प्राचीन नाम पूछा गया है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो बताइए झेलम नदी का आपसे प्राचीन नाम पूछा जा रहा है, बताइएगा झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। प्यारे साथियों जो झेलम नदी का नाम था वह था आपका बित्सता। क्या था? डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं उन 7 नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदी थी। तो पहला हो जाएगा आपका सिंधु नदी, दूसरी हो जाएगी आपकी बिप्सा यानी ब्यास नदी, तीसरी हो जाएगी सतलुज जिसे सतुद्री के नाम से जानते थे, चौथी हो जाएगी आपकी झेलम, पांचवी हो जाएगी आपकी चिनाब जिसे वर्तमान आपका क्या है अस्कनी के नाम से जानते थे, पुरुषुणी जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता था, और सातवीं है आपकी घग्गर नदी या जिसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये 7 नदी थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसे पद की शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। यानी इसमें सही जवाब क्या है? डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। तो बात करते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पद और उन्हें शपथ कौन दिलाता है उनके बारे में। जैसे बात कर ले पहले क्वेश्चन पर कि राष्ट्रपति को शपथ की आपका जो राष्ट्रपति होता है उसे आपकी शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश। उसी प्रकार बात करें भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यपाल की बात कर ले तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को आपकी शपथ दिलाते हैं, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद थे जिनसे आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन किसे शपथ दिलाता है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, एक तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को याद करके जाते हैं, मगर एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आज के प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड होना है, तो बिना स्किप किए इस पूरे प्रश्नों को आपको देखना होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला बना है? क्वेश्चन पूछा गया है, चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला बना है? तो अखनूर का किला। कौन सा? अखनूर किला जो बना है वह आपका चिनाब नदी के तट पर बना है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश या आपके कुछ महत्वपूर्ण स्थान और उनके आपकी नदियों के बारे में। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। जैसे बात करें अयोध्या, अयोध्या कहाँ पर स्थित है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी, आपके क्या है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसी प्रकार आगरा की बात कर लें तो आगरा यमुना नदी के तट पर है। हरिद्वार की बात करें गंगा नदी के तट पर है। बद्रीनाथ की बात करें गंगा नदी के तट पर है। नई दिल्ली आपकी यमुना नदी के तट पर है। कोलकाता की बात करें हुगली नदी के तट पर है। अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के तट पर है। मथुरा की बात करें यमुना नदी के तट पर है, और कन्नौज आपका गंगा नदी के तट पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके स्थान हैं जहाँ से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनार तकनीक का प्रयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सोनार तकनीक का प्रयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो बताइएगा, सोनार तकनीक का प्रयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो सोनार तकनीक होती है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वायु और गैस का भार तथा घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये आपका एयरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके? एयरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा आपकी एमीटर द्वारा मापी जाती है। उसी प्रकार अगला है विमान की ऊंचाई मापने के लिए। तो विमान की अगर ऊंचाई मापनी है कि कौन सा विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसके मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका हवा की शक्ति या गति को मापना। अगर आपको हवा की शक्ति या गति को मापना है तो उसके लिए आप एनीमोमीटर का प्रयोग करोगे। अगला है वायु दाब, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। तो द्रवों का जो अपेक्षित घनत्व मापा जाता है आपका हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करें वाहन की गति को मापने के लिए, तो वाहन की गति के मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विकिरण ऊर्जा मापने के लिए आपका रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और 1 मिली में 1000वें भाग को मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बारीक तारों के व्यास, आपका जो व्यास होता है उसको मापने के लिए स्क्रूज का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ आपके मापक यंत्र हैं और उनके मापे जाने वाले क्या है उपयोग है। इनके बारे में आपसे अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए। ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इन्हें याद भी कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, इन्हें नोट भी कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है वह होता है आपका NaCl, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों के बारे में और उनके नाम के बारे में। जैसे जिप्सम को जो कहा जाता है आपका सोडियम क्लोराइड जिप्सम को कहा जाता है, और CaSO4 2H2O आपका इसका रासायनिक सूत्र होता है। बात करें धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, आपका इसका रासायनिक नाम है, और सूत्र की बात करें तो आपका
2CO3 आपका रासायनिक सूत्र होता है। उसी प्रकार बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, तो ब्लीचिंग पाउडर का आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है और CaClO2 आपका इसका रासायनिक सूत्र होता है। भुजे हुए चूने की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड आपका इसका रासायनिक नाम होता है और इसके सूत्र की बात करें तो आपका CaCO आपका सूत्र होता है। इसी प्रकार गंधक की बात करें तो गंधक को सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। सिरके को आप एसिटिक अम्ल तथा या तनु विलयन कह सकते हैं। CH आपका 3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। आयोडोफ्राम की बात करें तो CHI3 इसका आपका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके नाम दिए गए हैं, उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, उनके रासायनिक नाम हैं, जहां से संबंधित आपको आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपके एग्जामों में सूत्र से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है। तो बात करते हैं बाणभट्ट द्वारा पुस्तक लिखित है, तो बाणभट्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखित है, तो हर्षचरित्रम जो है बाणभट्ट द्वारा पुस्तक लिखित है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जैसे पहली है आपकी अकबरनामा। अकबरनामा को जो लिखी गई है वह आपकी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। मालविकाग्योमित्रम ये आपकी कालिदास द्वारा लिखी गई है। बात कर लें अष्टाध्यायी, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो मेरे प्यारे साथियों अष्टाध्यायी का पता होना चाहिए। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, पाणिनि द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। अष्टाध्यायी आपकी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। रामायण की बात करें तो रामायण आपकी वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। महाभारत की बात करें तो महाभारत आपसे पूछा जा सकता है, वेद व्यास द्वारा लिखी गई है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपसे सेलेक्टेड है, ये सभी रचना आपके लिए सेलेक्टेड चलनी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगली है आपकी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो लिखी गई है वह आपकी किसके द्वारा, अर्थशास्त्र आपकी चाणक्य द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। कामा सूत्र की बात करें तो ये आपकी वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है। उसी प्रकार बुद्ध चरित्रम आपकी अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। आगे इधर बढ़ते हैं। अगला है आपका महाभाष्य। तो महाभाष्य जो लिखी गई है आपकी पतंजलि द्वारा, इंपॉर्टेंट है, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, इसे नोट कर लेंगे, आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है। तो महाभाष्य आपकी पतंजलि द्वारा लिखी गई है। मेघदूत की बात करें तो मेघदूत रचना जो है कालिदास द्वारा लिखी गई। उसी प्रकार पंचतंत्र आपकी विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई। मुद्रा राक्षस रचना की बात करें, मुद्रा राक्षस आपकी विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। आपकी गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई है। बृहद संहिता आपकी ब्रह्मवीर द्वारा लिखी गई है। सूर्य सिद्धांतम आपका आर्यभट्ट द्वारा दिया गया और नाट्य शास्त्र आपकी भरत मुनि द्वारा लिखी गई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी रचना है जहां से आपसे अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सभी पुस्तकें जो हैं महत्वपूर्ण है, सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको इतना आपके एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की जो दूरी है 108.2 मिलियन किलोमीटर है, आपको पता होगा। ये विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ग्रह और उनकी बीच की दूरियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है और सभी बच्चों का गलत हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन को गलत मत कर पाना। जैसे बुध सूर्य से दूरी, जैसे सूर्य से बुध की दूरी कितनी है, तो 7.76 करोड़ किलोमीटर है। शुक्र सूर्य से शुक्र की दूरी 10.82 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की दूरी 14.96 करोड़ मीटर है। मंगल की दूरी 22.79 करोड़ मीटर है। बृहस्पति की दूरी आपकी 77.83 करोड़ किलोमीटर है। शनि की दूरी आपकी 142.7 करोड़ किलोमीटर है। अरुण की दूरी 246.96 किलोमीटर है। आपकी वरुण की दूरी आपकी 449.66 किलोमीटर आप करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दूरियों के अनुसार है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। तो आपका पता होगा, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था जुआन जांग आपका जो हर्षवर्धन के शासन में आया था, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। बात करते हैं कौन किसके काम में, जैसे बात अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हेनसांग, तो हेनसांग किसके समय में आया था, हेनसांग भी आपका हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। फाइयान पूछ लिया
किया जाए तो फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इब्न मतूता बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी आपका मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो आपका, इसका भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जो सीधे आपसे आपके हाई कोर्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अधिक से अच्छा कंटेंट लाने के बारे में सोचते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।